जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मीट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये बिहार ग्रेजुएट लेवल एसएससी की स्पेशल तैयारी चल रही है दोस्तों। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं, ये आपके एग्जाम के लिए कहिए तो 100 क्वेश्चन के बराबर है। इतनी ज़्यादा डिटेल से हम इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। आज की सेशन शुरू करने से पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान कितने समय के लिए है ना बढ़ाया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, कि लोकसभा का कार्यकाल जो है आपातकाल अगर लागू हो तो कितने समय के लिए आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आपातकाल की बात करें तो आपातकाल क्या होता है ये समझना जरूरी है। इमरजेंसी हम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आपातकाल 3 तरह के होते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। एक होता है राष्ट्रीय आपात, है ना, राष्ट्रीय आपात होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है आपका क्या, वित्तीय आपात, है ना। दूसरा क्या होता है, वित्तीय आपात। और तीसरा होता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। ये तीनों चीज आपको याद रखना है। राष्ट्रपति शासन, है ना। राष्ट्रीय आपात की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 352, है ना। वित्तीय आपात की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 360 और राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 356। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों जिसको आपको याद रखनी है कि आपात 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात अभी तक में सिर्फ एक ही बार लगा है हमारे देशों में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, है ना। कब लगा था? 1975 से 1977 तक, है ना। 1975 से लेकर के 1977 तक ये आपका आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय में। और इस समय जिस समय ये लगा था उस समय जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। यानी इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? प्रेसिडेंट दोस्तों फखरुद्दीन, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद। ये याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये इस समय क्या थे दोस्तों? हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ये चीज आपको याद रखनी है आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अगर हम बात करें तो ये हो गया राष्ट्रीय आपात जो अभी तक में सिर्फ एक ही बार लगा है। वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी हमारे देश में नहीं लगा है, अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है, ठीक है, या वहाँ चुनाव की स्थिति नहीं रहती है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। या उसकी हालात यानी राज्य की जो हालात है वह अगर खराब हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति जो है वह क्या कर सकती है? राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा सकती है। अब क्वेश्चन आती है कि सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो लगा है ना वो लगा है यूपी में, 10 बार लगा है ना। यूपी में 10 बार लगा है। और सर्वप्रथम जो लगा था यानी सबसे पहले जो लगा था, ठीक है, सर्वप्रथम जो लगा था वो लगा था पंजाब में 1951 में। याद रखिएगा, पंजाब में 1951 में सबसे पहले क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था, ठीक है। और सर्वाधिक अंतराल यानी सबसे अधिक समय तक भी पंजाब में ही लगा। लगभग अभी तक में आप जोड़ लेंगे तो लगभग 10 साल लग चुका है पंजाब में राष्ट्रपति शासन, है ना। सबको मिला लेंगे तो, है ना। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम पंजाब में सर्वप्रथम जो लगा था वो पंजाब में लगा है, ठीक है। कब लगा था? 1951 में। 10 बार राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब क्वेश्चन आती है, यहाँ मेन क्वेश्चन ये आती है कि राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लग सकता है? तो 6 महीने के लिए लग सकता है दोस्तों एक बार में। अगर 6 महीने के बाद बढ़ाना है तो फिर से आप उसको संशोधन कीजिए और फिर से आप उसको 6 महीने बढ़ा सकते हैं। और अगर लगातार रखना है तो 3 वर्ष से ज्यादा आप नहीं रख सकते राष्ट्रपति शासन को। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप मैक्सिमम 6 महीने रखिए। 6 महीने के बाद आपको लगता है कि नहीं अब स्थिति ठीक नहीं हुई है तो आप फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, है ना। और आप ऐसा सिर्फ 5 बार ही कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम 6 बार ही आप कर सकते हैं। मैक्सिमम आप सिर्फ 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं। इससे ज्यादा आप कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आपके जाननी जरूरी थी दोस्तों। ये आपने समझ लिया, इसको जान लिया, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय भूभाग का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये आपको लग रहा हो कि बहुत इजी क्वेश्चन है,
है ना, लग रहा है ना दोस्तों। लेकिन यही इजी क्वेश्चन हम गलती करके आते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछिए। ये याद रखिएगा, भारत का अगर मैप देखेंगे, उत्तर जम्मू कश्मीर, नीचे तमिलनाडु एंड कन्याकुमारी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई सबसे अधिक है दोस्तों 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ये 2933 क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर, नहीं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, है ना, ये हो गया। अगर हम बात करें भारतीय भूभाग की, तो भारत का जो उत्तरी छोर है वह क्या है, उत्तरी छोर है दोस्तों इंदिरा कौल, है ना, ये याद रखिएगा, उत्तरी छोर क्या है, इंदिरा कौल। और अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें, दक्षिण छोर जो है वह दक्षिण छोर क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये अक्सर कंफ्यूजन देता है ना। इंदिरा पॉइंट क्या है, दक्षिणी छोर है, और इंदिरा कौल क्या है, सबसे उत्तरी छोर है। हम इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, उत्तर जो है ऊपर में होता है, यानी सबसे पहले उत्तर आती है, इसलिए पहले क्या आएगा, को आएगा, पहले क्या आएगा, को, तब जाकर के पो आएगा। पहले क्या आती है, को क्या होती है, उत्तरी, यानी उत्तर में है, यानी सबसे पहले हम उत्तर की ओर चलते हैं, इसलिए ये को हो गया उत्तरी में, और पो हो गया दक्षिणी, है ना, ये याद रखिएगा इससे। उसके बाद अगर हम पूर्वी छोर की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो उसमें जो सबसे पूर्वी छोर है भारत की वह क्या है, किबुथु, है ना, किबीथु, है ना, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश में है, एएनपी अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम पश्चिमी छोर की बात करें, यानी गुजरात की तरफ की अगर हम बात करें, तो भारत का जो पश्चिमी छोर है वह क्या है, गौड़ माता, याद रखिएगा, गौड़ माता जो है ये क्या है, पश्चिमी छोर है, और ये कहाँ है, गुजरात में, है ना, क्या है ये, गुजरात में, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक और पूछता है कि भारतीय मुख्य भूमि में, है ना, भारतीय जो मुख्य भूमि है, जो यानी कि जो संपूर्ण भारत का जो मुख्य भूमि है, उसमें अगर दक्षिणी छोर की बात करें तो क्या होगा, है ना, दक्षिणी छोर की बात भारतीय मुख्य भूमि में, तो दोस्तों ये हो गया कन्याकुमारी, है ना। अगर मुख्य भूमि में बात करें तो दक्षिणी छोर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, है ना दोस्तों। तो ये आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपको समझा दिए, है ना दोस्तों। एग्जाम पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना, तो ये हमने बता ही दिया दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन पहले उत्तरी छोर क्या है हमारा, तो हमारा उत्तरी छोर है इंदिरा कौल, है ना, याद रखिएगा, इंदिरा कौल, को पहले आएगा इसलिए इंदिरा कौल। और दक्षिणी छोर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी छोर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। और पूर्वी छोर क्या हो जाएगा, पूर्वी छोर हो जाएगा किबुथु, है ना दोस्तों, किबीथु, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, एएनपी में, है ना। और अगर पश्चिमी छोर की बात करें तो पश्चिमी छोर हो जाएगा गौड़ माता, और ये गौड़ माता कहाँ है दोस्तों, हमारे गुजरात में, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता, इसका नाम तो सुने ही होंगे, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता भारत में किसके दरबार में आया था। अगर दोस्तों हम इब्न बतूता की बात करें, है ना, किसकी बात करें, इब्न बतूता, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों ये कहाँ का निवासी था, तो सबसे पहले ये तो मोरक्को का निवासी था। किसकी निवासी था, मोरक्को का निवासी था, ठीक है। और ये जब भारत आया था, ठीक है, इब्न बतूता अगर भारत आया था तो ये चूंकि तुगलक वंश के समय आया था, ठीक है। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, है ना, ये किसके शासन में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ये याद रखिएगा, दिल्ली का क्या नियुक्त किया, काजी नियुक्त किया इसे, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसको, इब्न बतूता को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करें तो देखिए, इब्न बतूता हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था, भारत आया था, ठीक है। और ये मोरक्को का निवासी था, और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अब और भी कुछ विदेशी जो भारत आए थे प्राचीन काल में, उसको देख लेते हैं दोस्तों। जैसे फाहियान, फाहियान के बारे में जानते होंगे, ये पहला चीनी यात्री था जो भारत आया था, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी हम कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था।
हिनसांग की बात करें दोस्तों, हिनसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किस शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, हिनसांग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसे वर्धन वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हिनसांग की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह क्या है? सी यू की, है ना, क्या है? सी यू की, ये इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है ह्वेनसांग की, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इत सिंह की बात करें दोस्तों, ये नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान लेने आया था। कहाँ आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने ज्ञान लेने आए थे। ये तीनों के तीनों चीनी यात्री थे, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान की प्राप्ति करने आया था। अब सोचिए, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय इतना फेमस था उस समय कि विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, और आज की स्थिति देखिए तो भारत से लोग विदेश पढ़ने जाते हैं। यही अंतर है दोस्तों हमारी प्राचीन भारत की सभ्यता और आज की सभ्यता में, है ना। अगर हम मेगास्थनीज की बात करें दोस्तों, आप सबसे पता होगा इसकी फेमस पुस्तक है कौन? इंडिका। इसकी सबसे फेमस पुस्तक कौन है? इंडिका, जो भारत के बारे में यानी उस मौर्य वंश के बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और ये किसका, ये क्वेश्चन पूछा है कि किसका ये दूत बन के आए थे? तो याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का ये, है ना, दूत बनकर आए थे। सेल्यूकस निकेटर का ये दूत बन के आए थे। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो पूरे विश्व को जीतने वाले महान सिकंदर का सेनापति था, है ना। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीज। इसी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है। चलिए दोस्तों, अलबरूनी की अगर हम बात करें तो अलबरूनी जो थे ये फारसी लेखक थे, है ना। फारसी क्या थे? ये लेखक थे, ठीक है। और इनको जो भारत लाया था वह कौन लाया था? महमूद गजनी ने। इसे महमूद गजनी ने क्या किया था? भारत लाया था, ठीक है। इसके बारे में एक कहानी है दोस्तों अलबरूनी के बारे में कि ये गुलाम बन के सबसे पहले गजनी आया था, ठीक है। इसकी लेखन से इतना ज़्यादा महमूद गजनी जो प्रसिद्ध हुआ, प्रभावित हुआ कि उन्होंने अलबरूनी को अपना दरबारी कवि नियुक्त कर दिया। और इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम याद रखिएगा। एक तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे पुस्तक 12-13 पुस्तक लिखे थे, उसमें से जो फेमस है वह है किताब उल हिंद, है ना, किताब उल हिंद। और दूसरा है तहकीक ए हिंद, याद रखिएगा, तहकीक ए हिंद। ये दोनों पुस्तक आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम मार्को पोलो की बात करें तो मार्को पोलो जो था ये वेनिस का यात्री था, है ना, वेनिस यात्री था। और इसे या तो आप कह लीजिए इतावली व्यापारी था, ठीक है। इतावली मतलब इटली का ये व्यापारी था, ठीक है दोस्तों। ये भारत आया था 1292 ईस्वी में, ठीक है। और ये आया था कोरोमंडल तट पर। कहाँ आया था? कोरोमंडल तट पे आया था। और उस समय यहाँ पर पांड्य वंश का शासन था। किसका वंश का शासन था? पांड्य, ठीक है दोस्तों, पांड्य वंश का ये शासन था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। निकोलो कांटी की अगर हम बात करें तो ये इटली का यात्री था। कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री था ये, ठीक है। और ये आया था विजयनगर साम्राज्य में। कहाँ आया था? विजयनगर साम्राज्य में आया था। और विजयनगर में उस समय जो राजा थे वह कौन थे? देवराय। राजा कौन थे उस समय? देवराय थे। विजयनगर के राजा कौन थे उस समय? देवराय। और ये इटली का यात्री था निकोलो कांटी, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? है ना, जजिया कर जो भारत में लगाया था उसका प्रथम शासक कौन था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो था, इन्होंने ही सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। जजिया कर को क्या किया? समाप्त कर दिया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने, पुर्तगाल जो थे, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें पुर्तगाल की, ठीक है, पुर्तगाल जिसकी राजधानी आज वर्तमान में लिस्बन है, वर्तमान में इसकी बात करें तो क्या है इसकी राजधानी? लिस्बन है। ये सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में, है ना, वास्को डी गामा, ठीक है, जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था, ठीक है। ये वास्को डी गामा कहाँ आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने व्यापार शुरू की और भारत की समुद्री मार्ग से खोज की,
ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगर हम बात करें पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री जो है वह कोचीन, यानी जिसको हम कोच्चि भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगर हम मसूलीपट्टनम की बात करें दोस्तों, तो मसूलीपट्टनम जो है वह किसका पहली फैक्ट्री थी, तो नीदरलैंड यहाँ जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और दोस्तों सूरत जो है 1608 ईस्वी में अंग्रेज ने यहाँ स्थापित तो जरूर किया था। देखिए यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है अक्सर। 1608 ईस्वी में अंग्रेज ने यहाँ अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी, लेकिन पूर्णतः रूप से यानी कि ये अस्थायी रूप से 1611 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री की शुरुआत की थी। तो ये लेकिन क्वेश्चन पूछेगा सर्वप्रथम तो हम सूरत ही मारेंगे, लेकिन 1611 ईस्वी में याद रखिए अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में डाली थी, लेकिन 1608 में अंग्रेजों ने सूरत, ये अस्थायी नहीं था, याद रखना है। त्रावणकोर में दोस्तों डेनमार्क ने, ठीक है, डेनमार्क ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की त्रावणकोर में, ये भी आपको याद रखना है। और पुर्तगाल के बारे में यानी सर्वप्रथम यही आया था और सबसे लेट में भी गया, ये कब गया, 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों 1961 ईस्वी में ये गोवा को छोड़कर, गोवा को आज़ाद करके 1961 ईस्वी में भारत से गया था। सबसे पहले भी आया और सबसे बाद भी गया। दोस्तों ये थी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखनी है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से कि पुर्तगाली का जो पहला गवर्नर था वो कौन था, अल्मेडा, ठीक है, ये अल्मेडा इसका पहला गवर्नर था, लेकिन वास्तविक भारत में सत्ता जो स्थापित किया था वह अल्बुकर्क ने किया था, ठीक है, अल्बुकर्क ने क्या किया था, सत्ता, वास्तविक सत्ता स्थापित करवाया था भारत में, ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है ना, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसका जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को समाजी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ की बात करें दोस्तों तो अहस्तक्षेप, इसकी नीति याद रखिएगा, अहस्तक्षेप, ठीक है दोस्तों, अहस्तक्षेप के सिद्धांत दिए थे इन्होंने, हस्तक्षेप का क्या दिया था इन्होंने, सिद्धांत दिया था। और गांधी जी की बात करें तो ये गांधी जी जो थे ये गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर विश्वास करते थे, इन्होंने गांधीवादी अर्थव्यवस्था दिया था, ठीक है। तो ये जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था था ये किस सिद्धांत पे आधारित था, ये क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा न्यास के सिद्धांत पर आधारित था। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था थी वह किस सिद्धांत से संबंधित, यानी किस सिद्धांत पर आधारित थी, तो हम कहेंगे न्यास के सिद्धांत पर यह आधारित थी, है ना दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना है वह 1927 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1927 ईस्वी में, है ना दोस्तों। अगर हम बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ की, अगर हम बात करें इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे, है ना, प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे दोस्तों, सर दोरबाजी टाटा, याद रखिएगा, सर दोरबाजी टाटा, ये क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगर दोस्तों हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र, है ना, नरेंद्र, ठीक है, ध्रुव बत्रा, है ना, नरेंद्र ध्रुव बत्रा वर्तमान में क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और प्रथम अध्यक्ष थे सर दोरबाजी टाटा। अगर हम ओलंपिक की बात करें दोस्तों, अगर ओलंपिक की बात आ ही गई है तो ओलंपिक की हम बात करें, ज़्यादा नहीं बताते दोस्तों, शॉर्ट में ही बताते जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है वो 1896 ईस्वी में एथेंस से होती है। कहाँ से होती है, एथेंस से इसकी शुरुआत होती है 1896 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन
की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1894 ईस्वी में होती है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, है ना दोस्तों, बड़ी थोड़ा सा नाम अजीब है, पियरे डी, है ना, कुबतेन, है ना, पियरे डी कुबतेन। और ये कहाँ के व्यक्ति थे? ये फ्रांस के व्यक्ति थे। इन्होंने ही सबसे पहले इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन यानी संघ की स्थापना की, है ना। तो याद रखिएगा। और इसके पहली महिला अध्यक्ष बनी है, मतलब सदस्य बनी है, सॉरी दोस्तों, पहली महिला एक सदस्य बनी है। आप सभी इनका नाम जानते होंगे। पहली महिला सदस्य बनी है, जानती हैं कौन? मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी। ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला सदस्य कौन बनी है ना? नीता अंबानी बनी है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, है ना दोस्तों, इसके प्रथम हम अगर अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डिमाद्रियाज विकेलास, है ना। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डिमिद्रियास विकेलास, है ना, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो कौन जारी करता है? जैसे विश्व खुशहाली सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? ये जारी किया जाता है UNSDS के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगर दोस्तों UNSDS की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, है ना, यानी ये इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। अगर इसको हिंदी में हम बात करें तो सतत विकास, है ना, सतत विकास समाधान नेटवर्क, है ना, सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है विश्व खुशहाल सूचकांक, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये आपको जारी किया जाता है। अगर हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, है ना दोस्तों, ये आपको येल यूनिवर्सिटी यानी येल यूनिवर्सिटी जो है इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, येल यूनिवर्सिटी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की दोस्तों बात करें तो ये जो जारी किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक, है ना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, है ना, और प्लस में, है ना, INSEAD INSEAD इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की अगर हम बात करें दोस्तों, ये जारी करता है ना, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये इसको जारी करता है। किसको? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा इसे जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की बात करें दोस्तों तो जानते हैं, है ना, UNDP, है ना, इसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर, है ना, फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये आपको इंपोर्टेंस थी दोस्तों, जो आप याद रखना है कौन कौन जारी करता है ना। इसकी रैंकिंग हम आपको अगली क्वेश्चन जब लाएंगे तो उसमें सारे रैंकिंग आपको बता देंगे कि भारत की क्या रैंकिंग है ना, और विश्व में क्या रैंकिंग है वो आपको हम अगली क्वेश्चन या जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें आपको डील कर देंगे। अगला है दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? है ना, क्वांटम सिद्धांत जो था वो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। फैराडे की अगर हम बात करें दोस्तों, फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था। किसका दिया था? विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। जूलियट की अगर हम बात करें दोस्तों, है ना, तो जूलियट ने दिया था कृत्रिम रेडियो सक्रियता, है ना, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी जो होता है ना, जो रेडियो सक्रियता होता है जो मानव के द्वारा बनाया, उसकी इन्होंने क्या किया था? दिया था, नियम दिया था। मेंडलीव तो पता ही होगा दोस्तों, आवर्त सारणी जो है, वर्तमान में जो आवर्त सारणी है वह
किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। ये आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, घाव भरने में कौन सा विटामिन पाया जाता है या काम में आ जाता है? घाव भरने में जो घाव भरा जाता है उसमें कौन सा विटामिन काम में आती है? तो दोस्तों विटामिन सी, विटामिन के मत मारिएगा। विटामिन के जो है वो थक्का जमाता है घाव पर, है ना, यानी ब्लड को रोकने का काम ये करता है। लेकिन जख्म जो भरता है, घाव जो भरने का काम है वो विटामिन सी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों थक्का जो जमता है वो विटामिन के द्वारा होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों रतौंधी होती है ना। रतौंधी किसके होता है? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी होता है ना। क्या होता है? बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए और भी बताते हैं किसकी कमी से कौन सा रोग होता है ना दोस्तों। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से आपको सभी को पता है रिकेट्स होता है ना। बच्चों में ये खास करके होती है, ठीक है, हड्डी टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। किसकी कमी आती है दोस्तों? जनन क्षमता जो होती है, रिप्रोडक्शन की जो क्षमता होती है उसकी क्या होती है? कमी आती है, क्षमता की कमी होती है। विटामिन बी2 की अगर बात करें दोस्तों तो ये किलोसिस रोग होता है ना। इससे क्या होता है? किलोसिस रोग होता है। और अगर हम विटामिन बी3 की बात करें दोस्तों, पेलाग्र, है ना, ये आपको रखना है। पेलाग्र रोग होता है विटामिन बी3 की कमी से। और विटामिन बी5 की बात करें तो दोस्तों चर्म रोग, है ना, चर्म रोग। उसके बाद आपको वृद्धि कम होगा आपका, यानी हाइट जो है वो कम होती है, ठीक है, यानी आपका विकास नहीं होगा। और बाल का सफ़ेद होना विटामिन बी5 की कमी से होता है। विटामिन बी12 की बात करें दोस्तों तो आपको पता होगा रक्तहीनता, यानी ब्लड की जो कमी है वह विटामिन बी12 से। और तंत्रिका तंत्र में जो विकार उत्पन्न होता है, तंत्रिका तंत्र में जो विकार उत्पन्न होता है वह बी12 की कमी के कारण ही होता है। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा? ये हमने आज पूरी डिटेल से आपको बता दी है। ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इतनी से आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा